आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन रशिया के युद्ध के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे जटिल ऑपरेशन के बारे में। यूक्रेन ने अपनी सबसे बड़ी लंबी दूरी की हमले की योजना को अंजाम दिया है, जिसे स्पाइडर वेब ऑपरेशन का नाम दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यूक्रेन ने हजारों किलोमीटर दूर रशियन एयरफोर्स के ठिकानों पर हमला किया, इसकी रणनीति क्या थी और इसका क्या मतलब है। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि यूक्रेन और रशिया के संघर्ष की नवीनतम स्थिति के बारे में, इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता और जेलेंस्की के महत्वपूर्ण बयानों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। अंत में हम बात करेंगे कि यह भारत के लिए कितनी बड़ी चेतावनी है, यह कितना खतरा है, जियोपॉलिटिकली भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और साथ में बात करेंगे कि G7 में भारत को इनवाइट क्यों नहीं किया गया है। मैं आपको यह बताऊंगा कि क्यों यह हमला भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक वेकअप कॉल है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप जान पाओ कि हमारे लिए क्या खतरे की घंटी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे तैयारी की गई, जिसमें 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। 4 रूसी हवाई अड्डों पर हमला, कम से कम 40 रूसी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया। रूस के रणनीतिक क्रूज मिसाइल्स वाहकों का 34% हिस्सा प्रभावित, अनुमानित नुकसान $7 बिलियन, लगभग 58,000 करोड़, और जिसमें हमले के लक्ष्य थे यहाँ पर बेलाया, इर्कुत्स्क साइबेरिया और ओनलिया मुर्मात्स्क उत्तरी पश्चिमी रशिया, और डाइगलोवो रियाजन मध्य रशिया और इवानोवो मध्य रशिया। ये सभी लक्ष्य यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर थे। अब बात करते हैं टेक्निक्स की। लकड़ी के मोबाइल केबिन में छुपे हुए ये ड्रोन, ट्रकों पर रिमोट कंट्रोल वाली छतें, हर ड्रोन पर अपना अलग से एक पायलट, सही समय पर छत खुलकर ड्रोन का उड़ान भरना। अब बात करते हैं कि सेक्रेट योजना की, जिसमें 1.5 साल की यहाँ पर प्रिपरेशन थी। रूसी FSB के बगल में ऑपरेशन का ऑफिस, सभी व्यक्तियों को हमले से पहले सुरक्षित निकाला गया है। पहले ड्रोन, फिर केबिन की तस्करी। अब यहां पर बात करते हैं कि टारगेट्स की, जिसमें Tu-95 रणनीतिक बम बरसक, परमाणु सक्षम Tu-22 अंतरी बम बरसक, A-50 प्रारंभिक चेतावनी वाला विमान। अब बात करते हैं टोटल रशियन एयरफोर्स को नुकसान हुआ, कम से कम 13 विमान नष्ट, कई अन्य क्षतिग्रस्त, रणनीतिक बम बरसक क्षमता में गंभीर कमी, दूर दराज के ठिकानों की सुरक्षा पर सवाल। अब बात करते हैं यूक्रेन के लिए इसके क्या मायने हैं। लंबी दूरी की हमले की क्षमता का प्रदर्शन, रूसी हवाई श्रेष्ठता को चुनौती, मनोवैज्ञानिक युद्ध में बड़ी जीत, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए संदेश। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रशिया इसमें क्या दावा कर रहा है, रशिया क्या कह रहा है। रशिया ने इसे यहां पर आतंकवादी कृत्य बताया है, सभी हमले विफल होने का दावा किया है, कुछ हमलावरों की गिरफ्तारी बताई है, 5 क्षेत्रों पर हमलों की पुष्टि बताई है। अब बात करते हैं यहाँ पर रशिया के प्रतिशोध की, जिसमें 472 ड्रोन्स और 7 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला, यूक्रेनी प्रशिक्षण केंद्र पर हमला, 12 मृत, 60 से प्लस घायल, सेना प्रमुख का इस्तीफा। अब यहाँ पर बात करते हैं युद्ध की स्थिति, जहां रूस के पास यूक्रेनी क्षेत्र का 20% फरवरी 2022 से चल रहा है युद्ध, 2014 से कब्जे में क्रीमिया। अब बात करते हैं ड्रोन युद्ध का भविष्य क्या है। पारंपरिक वायु रक्षा की सीमाएं, छोटे सस्ते ड्रोन बनाम यहाँ पर महंगे विमान, भविष्य के युद्ध की रणनीति में बदलाव, असीमित युद्ध की यहाँ पर नई परिभाषा। अगर रशियन एयरफोर्स की कमजोरी की बात करें तो यह गहरे क्षेत्र में सुरक्षा की कमी, ड्रोन झुंड के खिलाफ अप्रभावी, आंतरिक सुरक्षा में सेंधमारी। दोस्तों, अगर सबक की बात करें तो यूक्रेन की बढ़ती तकनीकी क्षमता, आधुनिक युद्ध में ड्रोन्स की भूमिका, रूस की अजेयता की मिथक का टूटना, युद्ध में नवाचार की महत्ता, वही आगे की संभावना की अगर बात करें तो इस तरह के और हमलों की उम्मीद है। रूसी सुरक्षा में और सुधार, युद्ध की लंबाई पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य रणनीति में बदलाव। अब बात करते हैं यहाँ पर जियोपॉलिटिकली, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर इस्तांबुल शांति वार्ता के परिणाम की, जिसमें इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन के बीच हुई दूसरे दौर की शांति वार्ता मात्र 1 घंटे में
समाप्त हो गई। यह वार्ता काफी लंबे समय तक चलने की उम्मीद थी, लेकिन यह अपेक्षा से कहीं जल्द खत्म हो गई पहले ही, जहां रशिया ने बिना शर्त युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें रशिया का तर्क यह था कि युद्ध विराम यूक्रेन को हथियार जुटाने और पुनर्गठन का समय यहां पर देगा। इस समय रशियन सेना यहां पर बैटलफील्ड पर आगे बढ़ रही है। वहीं यहां पर जेलेंस्की की अगर हम बात करते तो लिथुआनिया की राजधानी यहां पर विल्नियस में समिट के बाद यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कई महत्वपूर्ण यहां पर बातें कही हैं। नाटो सदस्यता पर मुख्य संदेश जेलेंस्की का सबसे यहां पर मजबूत बयान यह है कि पुतिन को यह तय करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि कौन यहां पर नाटो में शामिल हो सकता है या नहीं। उनके अनुसार यहां पर अगर पुतिन को यह अधिकार मिल गया तो रशिया की युद्ध की भूख और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और उससे पहले जेलेंस्की ने यह भी कहा था कि अगर इस्तांबुल की वार्ता यहां पर असफल हो जाती है तो जेलेंस्की ने रशिया पर नए स्तर के प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा गया, उसके द्वारा यह कहा गया था कि बिना दबाव के पुतिन सिर्फ खेल खेलता रहेगा। G7 स्तर पर संयुक्त प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। वाशिंगटन सहित सभी देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। जेलेंस्की ने रशिया के तेल व्यापार को गंभीरता से सीमित करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जो है यहाँ पर मॉस्को के टैंकर्स के उपयोग पर भी यहाँ पर रोक लगाने की बात कही। जेलेंस्की का मुख्य संदेश यहाँ पर स्पष्ट है कि आक्रामक को युद्ध के लिए कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए। उसके अनुसार पुतिन को कुछ भी ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो उसकी आक्रामकता को सही ठहराए। कोई भी इनाम सिर्फ यह दिखाएगा कि युद्ध यहाँ पर फायदेमंद है। यह एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। रशिया लंबे समय से नाटो के विस्तार का विरोध करता आया है और यूक्रेन का नाटो सदस्यता का मामला इस संघर्ष की जड़ में यहाँ पर है। जेलेंस्की का यहाँ पर कहना है कि अगर पुतिन को यह तय करने दिया गया कि कौन नाटो में यहां पर शामिल हो सकता है तो यह रशिया की शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। वेस्टर्न देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध रशिया पर दबाव बनाने का मुख्य साधन है। जेलेंस्की इन प्रतिबंधों को और भी यहां पर कड़ा बनाने की मांग कर रहा है, विशेष रूप से यहां पर तेल वाले क्षेत्र में। इस्तांबुल वार्ता की असफलता दिखाती है कि दोनों पक्षों के बीच अभी भी बड़ा मतभेद है। रशिया बिना शर्त युद्ध विराम को मानने को तैयार नहीं है, जबकि यूक्रेन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर साफ कहा है कि अगर बातचीत में प्रगति अगर नहीं होती है तो यूएस अपनी मध्यस्थता की भूमिका को छोड़ सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। एक सकारात्मक बात यह है कि यहाँ पर जेलेंस्की ने कहा कि वे और भी युद्धबंदियों की राह की उम्मीद करते हैं। यह मानवीय पहलू पर कुछ प्रगति का संकेत है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत की। हमारे पास भी पाकिस्तान और चाइना जैसे यहाँ पर एडवर्सरीज हैं और हाल की घटनाएं हमें ये दिखाती हैं कि खतरा कितना यहाँ पर रियल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पर मल्टीपल पाकिस्तानी स्पाइस पकड़े गए हैं। पंजाब से लेकर उड़ीसा तक स्पाइस नेटवर्क यहां पर हमको मिले हैं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा तक इस केस के सिलसिले में पकड़ी गई है हरियाणवी। यह दिखाता है कि इनफिल्ट्रेशन कितनी डीप लेवल पर भारत में हो रही है। अगर हम ड्रोन से थ्रेट रियलिटी को अगर हम चेक करते हैं तो कश्मीर में पहले भी ड्रोन अटैक्स कई बार हो चुके हैं। ड्रग स्मगलिंग में ड्रोन्स का रेगुलर यूज धड़ल्ले से हो रहा है और वेपन ड्रॉपिंग इंसिडेंट्स भी यहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर यूक्रेन छोटे ड्रोन्स से रशिया को इतना नुकसान अगर पहुंचा सकता है तो पाकिस्तान या चाइना क्या क्या कर सकते हैं। आखिर ड्रोन से क्यों यहां पर गेम चेंजर है। नंबर 1 कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। एक ड्रोन की कॉस्ट कुछ लाख रुपए है और एक फाइटर जेट की कॉस्ट सैकड़ों करोड़ों रुपए है, बट डैमेज पोटेंशियल ऑलमोस्ट यहां पर सेम है। स्टील्थ फैक्टर के अगर हम बात करें तो यहां पर ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करना आसान है। स्मॉल साइज
लो रडार सिग्नेचर और मल्टीपल ड्रोन्स से यहाँ पर स्वार्म अटैक पॉसिबल है। वहीं यहाँ पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स की अगर हम बात करें तो जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम गाइडेड एक्यूरेसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पावरफुल टूल है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए, जिस पर यहाँ पर इमीडिएट एक्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। नंबर 1, इंडिजीनियस ड्रोन टेक्नोलॉजी के तहत मेक इन इंडिया ड्रोन्स प्रोग्राम को यहाँ पर एक्सेलरेट करना और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन ड्रोन्स यहाँ पर भारत में डेवलप करना और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना और प्राइवेट सेक्टर के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप करना। साथ ही नंबर 2, इंटेलिजेंस ओवरहॉल में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। टैग सेवी स्पाई नेटवर्क्स को यहाँ पर काउंटर करना, क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस शेयरिंग इंप्रूव यहाँ पर करनी पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा। साइबर सर्विलांस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। नंबर 3, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम अपग्रेड करना, जो अर्ली वार्निंग दस्ते होते हैं, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और साथ में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। नंबर 4, स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन को अपडेट करना, जिसमें ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को डेवलप करना, अटैकिंग मोड की बात कर रहा हूं, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, लगातार एक्सरसाइज करना, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेटिंग करना और प्री इम्पेटिव एक्शन प्रोटोकॉल्स। अगर और वही बात अगर करें जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन की, तो ग्लोबल पावर डायनेमिक्स में यह अटैक सिर्फ यूक्रेन और रशिया का मामला बिल्कुल भी नहीं है, यह मॉडर्न वॉरफेयर का फ्यूचर है मेरे दोस्तों। समान नेशन भी यहाँ पर अब सुपर पावर को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा सकते हैं, जिससे रीजनल इंपैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। हमें पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को रिसेस करनी होगी, ऐसा नहीं कि कमजोर देश है यहाँ छोड़ने, चाइना की ड्रोन से टेक्नोलॉजी को यहाँ पर काउंटर करना होगा और रीजनल आर्म्स रेस की पॉसिबिलिटी क्या है ये जानना होगा। अलायंस पार्टनरशिप की यहाँ पर इंपॉर्टेंस हमको देखनी होगी हर हाल में, इसलिए ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है और इंटेलिजेंस नेटवर्क को मॉडर्नाइज यहाँ पर करना होगा, पैसा खर्च करना होगा, डिफेंस स्ट्रेटजी को अपडेट करना होगा और यहाँ पर इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज को साथ में डेवलप करना होगा। दोस्तों, यूक्रेन का यह ऑपरेशन एक क्लियर बिल्कुल मैसेज है, भविष्य की लड़ाई टेक्नोलॉजी की यहाँ पर होगी और नंबर्स की नहीं होगी। भारत को अभी से यहाँ पर प्रिपरेशन करनी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है हमारी? कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंडिया को कौन से स्टेप्स यहाँ पर प्रायोरिटी पर लेने चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं, यदि यहाँ पर रशिया चाइना के साथ अगर चले जाता है तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा की घंटी है। हालांकि भारत इस मामले में यहाँ पर न्यूट्रल है, फिर भी हमें अपनी व्यवस्था पहले से करनी होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ, हमारे देश के साथ कोई भी देश खड़ा नहीं था, जबकि पाकिस्तान के साथ चाइना और टर्की जैसे कंट्री खड़े थे और पाकिस्तान ने भी यहाँ पर भीख मांगकर IMF से लोन भी संक्शन करा लिया और अभी कनाडा में G7 समिट चल रहा है, जिसमें यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री के पूरे राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन ये बात अभी तक सामने नहीं आई कि किसी भी देश के ने यहाँ पर भारत के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाई हो कि भारत को क्यों इसमें शामिल नहीं किया गया G7 में, क्योंकि भारत को G7 में न्योता ही नहीं दिया गया कनाडा द्वारा, जिससे सालों की परंपरा टूटने के कगार पर आ चुकी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी देश ने नहीं कहा कि भारत क्यों नहीं है। मैं विदेश नीति पर यहाँ पर बात नहीं करूँगा, लेकिन हमें अब यहाँ पर मजबूत होना होगा और अपनी पावर को यहाँ पर बढ़ाना होगा। दोस्तों, यूक्रेन रशिया की यह स्थिति अत्यंत जटिल है और इसका कोई भी यहाँ पर आसान समाधान नज़र नहीं आ रहा है। जेलेंस्की का रुख साफ है, वे बिना किसी समझौता के रशिया के साथ शांति नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर रशिया भी अपनी शर्तों पर यहाँ पर अड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह एक परीक्षा का समय है
क्या पश्चिमी देश एकजुट रहकर रशिया पर यहाँ पर दबाव को बनाए रख सकेंगे या फिर समय के साथ इनकी एकजुटता यहाँ पर कमजोर पड़ जाएगी? यही इस संघर्ष का भविष्य यहाँ पर तय करेगा। यह ऑपरेशन दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में छोटे नवाचार से भरपूर हमले पर भी यहाँ पर बड़े सैन्य ढांचे को हिला सकते हैं। यूक्रेन ने साबित कर दिया कि वो अकेले रक्षा नहीं यहाँ पर बल्कि आक्रामक रणनीति भी अपना सकता है। यह ऑपरेशन यहाँ पर यह दिखाता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ज्योग्राफी की लिमिटेशंस भी टूट चुकी है। रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम में से एक माना जाता है, फिर भी यहाँ पर यूक्रेन के ड्रोन्स ने इसे यहाँ पर बाईपास कर दिया है। यह दिखाता है कि छोटे सस्ते ड्रोन्स भी यहाँ पर बड़े डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर चकमा दे सकते हैं। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या यह ऑपरेशन युद्ध की दिशा को बदल देगा और भारत को यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा डिफेंस एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।